हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल हॉरर स्टोरीज़। एक और बात दोस्तों कि आज का वीडियो एक कोलैब वीडियो है हॉरर पॉडकास्ट चैनल के साथ। हॉरर पॉडकास्ट एक बहुत ही अच्छा हॉरर स्टोरी चैनल है और मुझे खुद इनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग हॉरर पॉडकास्ट चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हॉरर पॉडकास्ट चैनल आपको ज़रूर पसंद आएगा। हॉरर पॉडकास्ट चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उनके चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करना। तो यहाँ से आपको पहली हॉरर स्टोरी सुनाएंगे हॉरर पॉडकास्ट चैनल के ऑनर शिवराज जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां शिवराज के साथ। दोस्तों, आज की कहानी मेरे ही एक दोस्त ने मुझे सुनाई हुई एक किस्से पर आधारित है। तो चलिए अब बिना वक्त जाए किए उस कहानी को शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर क्या हो अगर वही दीवारें आपको आवाज देने लगे? क्या होगा अगर वही दीवारें आपको पुकारने लगे? तो शायद आप भी डर जाएंगे, या फिर डर के मारे उस जगह को, उस घर को छोड़कर भाग जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आज आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाला हूं। मेरे साथ घटी यह घटना करीबन 17 से 18 साल पुरानी है। तब मेरी ट्रांसफर हो गई थी। मुझे नौकरी लगकर 6 साल पूरे हो गए थे और नौकरी के पहले साल में ही मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी मेरे ऑफिस के ही एक कलीग से हुई थी। आशा नाम था उसका। ट्रांसफर के वक्त हमारी शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे और हमें एक पूर्वा नाम की बेटी भी थी। ट्रांसफर होने के बाद अगले 2-3 दिन में ही मैंने नई जगह पर जाकर हमारे रहने का बंदोबस्त कर लिया। उसके अगले 2 दिन तक हमने हमारा सारा सामान पैक कर लिया और फिर अपनी बेटी पूर्वा को अपनी माँ के घर छोड़ दिया। ठीक 6ठे दिन पर हम सारा सामान लेकर हमारे नए घर की तरफ निकल पड़े। ट्रांसफर होने के बाद हमें नई जगह पर जाने, सामान शिफ्ट करने के लिए 7 दिन की छुट्टी मिलती है और 8वें दिन हमें ऑफिस अटेंड करना पड़ता है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना पूरा नियोजन किया था और एक दिन पहले ही मैं वहां पहुंच गया था। वो घर वैसे बहुत अच्छा और बड़ा था। उसका निर्माण पुराने जमाने का था, पत्थरों से बना हुआ, इसलिए बाहर से वो किसी किले या किसी महल जैसा लगता था और अंदर से उतना ही ठंडा। इसी कारण मुझे वो घर काफी पसंद आया था। दूसरी बात यह थी कि उस घर का किराया मेरे अपेक्षा से बहुत ही कम निकला, इसलिए फिर मैंने बिना वक्त गवाए झट से व्यवहार को पूरा कर लिया और उसी दिन एग्रीमेंट पेपर भी बनवा लिए। मेरे ऑफिस से वो घर करीबन 20 मिनट की दूरी पर था। उस दिन बुधवार का दिन था। हमें वहां पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज गए थे। मकान मालिक ने कहा था कि हमारे आने से पहले वो उस घर को साफ कर लेगा, लेकिन हम जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, कुछ भी साफ सफाई नहीं थी। उल्टा घर के सामने किसी ने कोई हवन या कोई पूजा करवाई थी। बाकी खिड़की दरवाजे सब कुछ वैसा का वैसा था। मकान मालिक ने मुझे चाबी भी नहीं सौंपी थी। उसने मुझे यह बताया था कि वो यहां मेरे आने से पहले ही चाबी लेकर पहुंच जाएगा, लेकिन यहां पर तो कोई नहीं था। आसपास मकान तो थे, लेकिन एक दूसरे से कुछ दूरी पर बने हुए थे। वहां के हालात देख लग रहा था कि आसपास पूछताछ से भी कुछ हल नहीं निकलेगा। टेम्पो चालक और हम कुछ देर वहां मकान मालिक के आने का इंतजार करते बैठे रहे, लेकिन फिर भी वहां कोई नहीं आया। मकान मालिक का घर वहां से 1 घंटे की दूरी पर था। मैंने 3-4 बार उनके घर पर फोन भी किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। इसलिए वहां जाकर वापस आना मतलब मेरे लिए वक्त जाया करने जैसा था। आखिरकार और थोड़ी देर इंतजार कर हमने घर के ताले को तोड़ने का निर्णय लिया और फिर जैसा तय हुआ था हमने और आधा घंटा इंतजार किया। मकान मालिक की राह देखकर आखिरकार हमने उस ताले को तोड़ दिया। ताला तोड़ दरवाजा खोलते ही एक गंदी सड़न भरी बदबू का झोंका हमारे चेहरे पर आ गया। बहुत ही गंदी बदबू थी, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो।
कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई जानवर। मैं और मेरी पत्नी हम अपनी नाक पकड़कर घर के अंदर चले गए। वैसे तो उसे भी वो घर काफी पसंद आया था, लेकिन वहां की शांति देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अंदर जाने पर दुर्गंध और भी तेज हो गई। उसे सूंघकर आशा को उल्टी जैसा हुआ और वो दौड़ते हुए घर से बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। उसने उल्टी करते हुए मुझसे कहा, बहुत ही तेज दुर्गंध है, कुछ सड़न जैसी। तब तक ड्राइवर गाड़ी में ही बैठे बैठे सो रहा था। मेरी पत्नी की आवाज सुनकर और उसकी हालत देख वो गाड़ी से नीचे उतर आया और नीचे उतरकर उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ इन्हें? मैंने आशा की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कोई चूहा वगैरह अंदर मरा पड़ा है, उसी की दुर्गंध फैली है। ड्राइवर भी उस घर के दरवाजे के पास चला गया और उसने एक नजर अंदर झांककर देखने का प्रयास किया, पर कुछ ही पल में वो भी नाक पकड़कर हमारे पास आकर खड़ा हो गया। वहां आकर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में बहुत तेज बदबू है। फिर मैंने अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए उसे कहा, अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि क्या मामला है। ड्राइवर ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ हाँ, मुझे भी वापस जाना है, देर हो रही है। मैंने अपने नाक पर रुमाल बांध लिया और फिर से दरवाजे की तरफ चला गया। ड्राइवर भी अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर मेरे पीछे पीछे चला आया। अंदर की तेज दुर्गंध से वहां रुकना भी बहुत कठिन था। हमने पहले अंदर जाते ही हॉल में ढूंढ कर देखा, लेकिन वो दुर्गंध शायद अंदर से कहीं से आ रही थी, तो हम दोनों भी हॉल से थोड़ा आगे चले गए। वो दुर्गंध और तेज हो गई। हमने किचन में झांक कर देखा तो किचन पूरा खाली था। न कोई बर्तन था, न कोई सामान। वहां पर बस फर्श पर धूल जमी हुई थी। सबसे आखिर में हम बेडरूम की तरफ चले गए। अंदर देखा तो दोनों भी हैरान रह गए। अंदर एक कौवा मरा हुआ था। हम हैरान इसलिए नहीं थे कि वहां कौवा मरा हुआ था, हम इसलिए हैरान थे कि वो दीवार से चिपका हुआ था और उसका खून दीवार से बहते हुए नीचे फर्श तक आ गया था, जैसे किसी ने उसे उड़ते हुए ही उस दीवार पर भींच दिया हो। वो दिखने में इतना भयानक लग रहा था कि उसका वर्णन करना भी बहुत कठिन था। मैंने मेरी पत्नी आशा को कुछ देर बाहर ही रुकने को कहा। फिर बाहर से कुछ लकड़ी और एक थैली लाकर उस सड़े और गले हुए कौवे के शरीर को दीवार से हटाकर उस थैली में भर लिया। उसके बाद उस कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी। कुछ देर बाद वहां की हवा साफ होती चली गई। घर के अंदर की वो सड़ी बदबू धीरे धीरे कम होती गई। मैं उस सड़े हुए कौवे को घर से काफी दूर फेंक कर वापस आ गया, लेकिन मैंने फिर भी मेरी पत्नी को नहीं बताया कि वहां क्या था। मैंने उसे बस इतना कहा कि अंदर एक चूहा था। उसके बाद अंदर जाकर मैंने खुद ही उस दीवार को साफ कर लिया। सब कुछ नॉर्मल होते होते अंधेरा होना शुरू हो गया था। हमें सिर्फ एक बात से राहत थी कि हमारे आने से पहले मकान मालिक ने उस घर में लाइट और पानी की व्यवस्था कर दी थी। सामान घर में रखते वक्त हमें आते जाते उस हवन की तकलीफ होने लगी, इसलिए फिर आशा ने उसे थोड़ा रास्ते से दूर कर दिया। कुछ देर बाद मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, ये यहां किसने किया होगा? मैंने कुछ सोचकर कहा, मकान मालिक ने मुझे पहले ही बताया था कि वो नया किराएदार रखने से पहले घर की शांति करवाता है। ये शायद उसी की पूजा होगी। मैंने उससे ये बताया, लेकिन मैं खुद इस बात को सोचकर चिंतित था कि मकान मालिक अब तक क्यों नहीं आया। पता नहीं क्या कारण था। वो कहीं अटक गया था या फिर वो हमें भूल गया था। 1.5 घंटे बाद हमने सारा सामान घर के अंदर रखवा दिया। ड्राइवर बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने हमारी बहुत मदद की। अब तक गहरा अंधेरा हो चुका था। आशा ने गड़बड़ी में किसी तरह गैस चालू किया और ड्राइवर के लिए चाय और पोहा बनाया। उसे खाकर ड्राइवर वहां से वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। सब सामान उतर चुका था। उसे बस अपनी जगह पर लगाना और सजाना बाकी था। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने और आशा ने उस पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया। जितना जरूरत का सामान था, जो भी छोटा मोटा हल्का फुल्का सामान था, उसे हमने लगा लिया। इन सब में रात के 11 बज गए। हम दोनों भी बहुत ज्यादा थके थे। पहले ही ट्रैवल की थकान थी और अभी सामान को यहां वहां लगाना
इसमें और ज़्यादा थक गए थे और ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। अंदर के कुछ कमरे साफ करना बाकी था, इसलिए वो रात हमने हॉल में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं एक जगह पर बिस्तर डाल दिया। बिस्तर डालते ही मैं सुस्ता कर बिस्तर पर लेट गया और आलस देते हुए अपनी आंखों को मसलने लगा। आशा ने उस बिस्तर पर बैठते हुए मुझसे कहा, ये मकान मालिक अभी तक नहीं आया। अच्छा हुआ कि हमने ताला तोड़ दिया, नहीं तो अब तक हम बाहर ही बैठे रहते। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए मैं भी सोच में पड़ गया। सच में मकान मालिक भूल गया था या फिर उसके साथ कुछ हुआ होगा। यहां आने के बाद से मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। मैंने उससे कहा, कुछ अड़चन में पड़ गया होगा या फिर कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। वैसे भी मैंने एग्रीमेंट करवा लिया है और उसकी कॉपी भी मेरे पास है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने फिर से संदेह से एक सवाल किया, अंदर के कमरे में चूहा ही मरा था ना, या कुछ और था? मैंने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, नहीं, वो चूहा ही था, बस आकार में बड़ा था। मैंने करवट बदल कर सोते हुए उसे कहा, अच्छा चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हम दोनों भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मैं तब इतना गहरी नींद में था जैसे मैंने कोई नशा कर लिया हो। कुछ देर बाद मुझे कुछ महसूस होने लगा। जब मुझे मेरे हाथों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। थकावट और नींद के कारण मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। वो एहसास किसी कीड़े जैसा था, जैसे किसी कीड़े के पैर चुभते हैं। ये चुभन भी बिल्कुल वैसी ही थी। धीरे धीरे वो चुभन बढ़ती चली गई और फिर ऐसा लगा जैसे वो कीड़ा रेंगते हुए कहीं पर रुक गया हो। अचानक से उसके नुकीले पैर की चुभन मुझे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। मैं झट से हाथ से अपने चेहरे को झटकने लगा। घबराकर अपनी आंखें खोली। देखा तो एक बहुत ही भयानक सा, अजीब सा दिखने वाला चेहरा ठीक मेरे चेहरे के सामने चमक उठा और कुछ ही क्षण में गायब हो गया। मैं घबराकर उठकर बैठ गया। मैंने अपने आसपास देखा पर वहां कुछ भी नहीं था। मेरी आवाज सुनकर मेरी पत्नी भी जाग गई और उसने घबराते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ, कोई सपना देख लिया क्या? मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। मैंने सबसे पहले अपने आप को शांत किया और कहा, कुछ नहीं, कोई कीड़ा था शायद, हाथ पर रेंग रहा था। कीड़ा शब्द सुनते ही वो घबराकर खड़ी हो गई। वो छलांग लगाकर सोफे पर जाकर खड़ी हो गई और वहीं से उसने लाइट चालू की। मैंने बैठे बैठे उस पूरे बिस्तर पर अपने हाथ को फेरते हुए देखा, पर वहां कोई कीड़ा नहीं था और तब तक मैं भी शांत हो चुका था। मैंने आशा को समझाते हुए कहा, कोई छोटा मोटा कीड़ा था, अब तक चला भी गया होगा। इसमें इतना घबराने की क्या बात है, नया घर है तो इतना तो चलता है। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही विचार घूम रहे थे। मकान मालिक ने कहा था कि वो मेरे आने से पहले यहां आ जाएगा, लेकिन उसका कहीं पर अता पता नहीं था। पता नहीं पर मैंने अभी अभी जो देखा वो सच था या कोई भ्रम था। मैंने भले ही उस चेहरे को एक पल के लिए देखा था, पर वो रहस्यमय मुस्कान, वो बड़ी बड़ी सफेद आंखें और वो सड़ा हुआ चेहरा, वो सब कुछ बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। उस बिस्तर को ठीक से देखने और जांचने के बाद आशा सोफे से नीचे उतर आई। सोफे से उतरते ही उसने कहा, रुको, बेडरूम से मैं एक और चादर लेकर आती हूं। कीड़े की बात को लेकर वो अब भी घबराई हुई थी। हमने कुछ सामान बेडरूम के अंदर रखवा दिया था, जिसमें हमारा एक बेड भी था और उसी बेड के अंदर हमारी सारी चादरें थी। आशा सीधे बेडरूम के अंदर चली गई। मैंने वहां से उठकर हॉल की खिड़की को खोल दिया और फिर से बिस्तर पर आकर बैठ गया। उस वक्त बार बार मुझे वही भयानक चेहरा याद आ रहा था। बिस्तर के पास रखे हुए बर्तन से मैंने पानी पी लिया और फिर से अपने आप को समझाने लगा कि शायद नई जगह होने की वजह से मुझे यह सब भ्रम हो रहा है। आशा को बेडरूम में जाकर बहुत वक्त हो गया था, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आई थी। बेडरूम की लाइट भी कब की चालू होकर बंद हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी अंदर थी। न रहकर मैंने उसे आवाज दी, आशा, पर मुझे अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड रुककर मैंने फिर से उसे आवाज दी, आशा, क्या हुआ, चादर नहीं मिल रही क्या? तब मैंने महसूस किया कि एक सड़न भरी बदबू फिर से घर के अंदर बढ़ने लगी है।
मैंने सोचा कि मैंने अभी अभी तो खिड़की को खोला था, शायद ये बदबू बाहर से कहीं से आ रही होगी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की बंद थी। वो देख मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अभी कुछ देर पहले मैंने उस खिड़की को खोला था। कोई आवाज नहीं, फिर भी वो खिड़की अचानक कैसे बंद हो गई। मुझे वो सब कुछ बहुत ही अजीब लगने लगा था। मैं वहां से उठकर आशा को आवाज देते हुए बेडरूम की तरफ जाने लगा। आशा, कहां हो तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? बेडरूम के अंदर बहुत घना अंधेरा था। बदबू अंदर से ही कहीं से आ रही थी। उस दुर्गंध से मैंने अपनी नाक पकड़ ली और दरवाजे के पास लगा लाइट का बटन चालू कर दिया। अंदर देखा तो आशा सामने की दीवार को सर लगाकर एकदम शांत और एकदम सीधी खड़ी थी। मैंने फिर एक बार उसे आवाज दी, आशा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी उस बात का भी कोई जवाब नहीं आया। वो बस एकदम सीधी खड़ी थी। हाथ पांव एकदम सीधे अकड़े हुए थे। हाथों की उंगलियां भी एकदम सीधी दिखाई दे रही थी। चेहरा ऊपर की तरफ था और उसका पूरा शरीर अकड़न से थरथरा रहा था। मैं धीरे से उसके पास चला गया। उसके करीब जाकर थोड़ा दूर से ही उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। हाथ पैर समेत उसका पूरा चेहरा ही थरथरा रहा था। उसकी वो हालत देख मैं घबरा गया और फिर मैंने उसके कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए आवाज दी, आशा, तुम ठीक तो हो ना? आशा को छूते ही वो एकदम से होश में आ गई और नॉर्मल होकर बेड के पास जाकर चादर को ढूंढने लगी। मैं भी कैसी पागल हूं, यहां आकर भूल ही गई कि मैं यहां चादर लेने आई थी। ये कहकर वो चादर उठाकर सीधे कमरे से बाहर चली गई, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर उसे कुछ पता ना हो कि उसके साथ यहां क्या हो रहा था। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था। मैं खुद उसे देखकर चौंक गया था। मैंने एक नजर उस दीवार को देखा। वो एक साधारण सी दीवार जैसी थी। फिर मैंने उस दीवार पर अपने हाथ की मुट्ठी को पटक कर देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि यह दीवार बाकी दीवारों से अलग है। वो दीवार सीमेंट की बनी थी, जबकि बाकी सभी दीवारें पत्थरों से बनी हुई थी। मैं कुछ सोचता हुआ उस स्विच को बंद करके सीधा वहां से बाहर चला गया। हॉल में आकर देखा तो आशा अपने ऊपर चादर ओढ़कर सो गई थी। मेरे वहां आने तक उसकी आंख तक लग गई थी। मैं भी उसके पास लेट गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर एक बात जो मुझे सता रही थी वो ये कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा था। वो गंदी बदबू अपने आप ही आनी बंद हो गई थी। खिड़की भी अब खुली थी। मैं आशा की तरफ मुंह करके सो गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके घर के अंदर आ रहे थे। सब कुछ फिर से एकदम शांत हो गया। उस गहरी शांति में मैं दूर कहीं से आती झिंगुरों की आवाज को सुन पा रहा था। उस आवाज को महसूस करते हुए मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी छाती बजा रहा हो। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देख फिर से आशा के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा पहले जैसे ही एकदम शांत और नॉर्मल था। तभी फिर से एक बार दरवाजा बज उठा। मतलब वो मेरा वहम नहीं था, बाहर सच में कोई था। लेकिन इतनी रात गए कौन आ सकता है? हम तो यहां आज ही आए हैं। यहां हमें कोई जानता तक नहीं। मैं उठकर दरवाजे के पास चला गया। पता नहीं, पर यहां आने के बाद से सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा था। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर से ही आवाज दी, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं भूषण, इस मकान के मालिक का बेटा हूं। उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है। मुझे लगा कि शायद मकान मालिक जरूर किसी काम में फंस गया था और इसलिए आखिरकार उसने अपने बेटे को यहां भेज दिया है। बहुत रात होने की वजह से मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। मेरे सामने 5.5 फुट का सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी खड़ा था। थोड़ी तसल्ली करने के बाद मैंने उस दरवाजे को पूरा खोल दिया। बेचारा इतनी रात में हमारे लिए इतनी दूर तक आया था। दरवाजा खोलते ही बाहर से ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर घुस गया।
उस ठंड से एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। उसी वक्त मैंने हॉल की लाइट को चालू किया और मकान मालिक के बेटे को नमस्कार करते हुए उसे अंदर आने को कहा। आइए ना, अंदर आइए। माफ़ कीजिए, पर मकान मालिक हमें चाबी देना भूल गए थे। वो नहीं आए इसलिए हमें ताला तोड़ना पड़ा। लेकिन उस वक्त उस आदमी का चेहरा घबराया हुआ लग रहा था। उसने घबराते हुए कहा, मैं आपको कुछ बताने आया हूं। वो आदमी बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं आ रहा था। मैंने फिर एक बार उन्हें अंदर आने की विनती की और कहा, आप पहले अंदर तो आइए, आराम से बात करते हैं। तब उसने अपनी गर्दन नाव में हिलाते हुए कहा, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बल्कि तुम लोगों को इस घर से बाहर जाना होगा, वो भी इसी वक्त। मैं यही कहने यहाँ आया था। उसके शब्द सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं आश्चर्यचकित था कि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। मैंने गुस्से में ही उसे जवाब दिया, ये क्या पागलपन है। एक तो वो हमें चाबी देने यहाँ नहीं आए और ऊपर से आप इतनी रात को हमें घर से बाहर निकालने आए हैं। उसने फिर दूर से ही लेकिन उतनी ही शांति से मुझे शांत रहने का इशारा किया। देखो, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पिताजी, मतलब इस घर के मालिक, उन्होंने कुछ ही घंटे पहले अपनी आखिरी सांसें ली है। पिछले 6 साल से वो कोमा में थे और मरने से पहले कुछ ही क्षण के लिए वो होश में आए थे। होश में आने के बाद जो उन्होंने मुझे कहा, मैं बस वो बताने आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ आने वाले हैं और कहा कि अभी के अभी जाकर मैं आपको घर के अंदर जाने से रोक दूँ। इसलिए उन्होंने मुझे इतनी रात को यहाँ भेजा है, तुम्हें सावधान करने के लिए। मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अभी के अभी जाकर ये देखूं कि यहाँ कोई आया है या नहीं। अगर कोई घर के अंदर है तो उसे घर से बाहर निकाल दूं, और अगर कोई नहीं है तो यहाँ रुककर कोई सूचना या कोई बोर्ड लगा दूं। मैंने उसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? 4 दिन पहले ही मैंने इस घर का एग्रीमेंट करा लिया है और इस वक्त मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उस आदमी ने यहाँ वहाँ देख कर कहा, आपने जिस आदमी से व्यवहार किया था वो मकान मालिक नहीं था, वो तो पिताजी का एक पहचान वाला दलाल था, जिसे उन्होंने 6 साल पहले इस घर को बेचने के लिए कहा था। पर तब से ये घर खाली पड़ा है। एक दिन काम करते करते अचानक से मेरे पिताजी कोमा में चले गए। कुछ दिन पहले वो दलाल भी इस घर की पूजा करने यहाँ आया था, लेकिन उसके साथ कुछ तो अजीब बात हो गई और वो पूजा को अधूरा छोड़कर ही यहाँ से भाग गया। और घर जाने के बाद उसी रात उस दलाल की मृत्यु हो गई। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। वाह, बहुत ही अच्छा धंधा है तुम्हारा। पहले पैसे लेकर किराएदार पकड़ो और फिर कुछ भी बकवास कहानी बनाकर घर को खाली करवाओ। हाँ, पर एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे पिताजी ये सब कैसे जानते हैं, जबकि वो तो 6 साल से कोमा में है ना। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, या फिर कह क्यों नहीं देते कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है? देखो, मैं पुलिस तक जाऊंगा, तुम सबकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, पर मैं इस घर को खाली नहीं करूंगा। मुझे लगा कि मेरी बात से वो डर जाएगा, लेकिन उसने फिर उसी शांति से सांस लेते हुए कहा, बात को समझो, वो कोमा में नहीं थे, उनकी आत्मा बस उनके शरीर से बाहर थी। शरीर से बाहर यहाँ इसी जगह पर कैद थी। यहाँ पर कुछ तो भयानक ताकत है, कोई शक्ति है जिसने पिताजी को यहीं पर जकड़ रखा था। उसी ताकत ने उस दलाल की भी जान ली है और अब वही ताकत तुम्हें तकलीफ देने यहाँ आई है। तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को अपना शिकार बना ले। मेरे पिताजी की मृत्यु का मतलब यही है कि उस शैतानी ताकत ने पिताजी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, उन्हें मुक्त कर दिया है। मैंने फिर से उसकी इस बात पर हंसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो आशा अपनी जगह पर लेटी हुई नहीं थी। मैंने फिर एक नज़र उस आदमी के चेहरे को देखा, वो भी हैरानी से मुझे देख रहा था। उसी वक्त बेडरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर की लाइट तेजी से झपकने लगी और उस शांत कमरे में एक दर्द से भरी आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर हम दोनों भी घबरा गए। मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है।
हम दोनों भी दौड़कर बेडरूम की तरफ चले गए। बेडरूम की लाइट बंद चालू हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं वहीं खड़े होकर आशा को आवाज़ देने लगा। हमें अंदर से बहुत ही अजीब एक तरह की घू घू की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक से फिर वही गंदी बदबू उस शीतल हवा में हर तरफ फैलती चली गई। इतनी तेज दुर्गंध कि हमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। लेकिन मैं खुद की परवाह किए बिना दरवाजे को पीट रहा था। मेरे साथ जो आदमी था वो भी पीछे से एक कुर्सी लेकर आ गया और उसने उस कुर्सी को जोर जोर से दरवाजे पर पटकना शुरू किया। हम दोनों पूरी ताकत से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। मुझे लगा कि हमारी आवाज़ सुनकर कोई ना कोई ज़रूर हमारी मदद के लिए वहां आ जाएगा, पर काफ़ी देर बाद भी वहां कोई नहीं आया। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार उस दरवाजे की कुंडी टूट गई। कुंडी टूटकर दरवाज़ा खुल गया। हमने अंदर देखा तो मेरी पत्नी आशा सामने की दीवार पर चिपकी हुई थी। उसके हाथ पांव किसी मशीन की तरह थरथरा रहे थे। आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी और उसके मुंह से घू घू की आवाज आ रही थी। ये मेरी जगह है, यहाँ सब कुछ मेरा है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो नजारा देख मैं भौचक्का रह गया। उस आदमी की बात सच थी। आशा की आवाज बदली हुई थी। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी। हम दोनों आशा को पकड़कर उस दीवार से उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी ताकत के सामने हमारी ताकत कम थी। मैं घबराकर वहां जो भी बुरी ताकत थी उससे माफी मांग रहा था। आशा की हालत और भी खराब होती चली गई। उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी, मुंह से खून निकल रहा था। मैं उस ताकत के सामने गिड़गिड़ाने लगा, उसकी जान की भीख मांगने लगा। तभी उस आदमी को शायद कुछ याद आ गया। उसने आशा को छोड़ अपनी जेब से कुछ कपड़े की थैली निकाली और उसमें से कुछ राख निकालकर उसे आशा के शरीर पर छिड़कना शुरू कर दिया। वो भस्म शरीर पर पड़ते ही आशा धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर झटकना बंद हो गया। उसी पल उस आदमी ने वही हाथ मेरे माथे पर रगड़ दिया और उसी भस्म को अपने माथे पर भी लगाया। फिर हम दोनों भी आशा को उठाकर घर के बाहर लेकर चले गए। सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, बल्कि उस घर से दूर चले गए। घर से बाहर जाते ही घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दूर जाने के बाद हमने एक सवारी की और आशा को लेकर सीधे अस्पताल चले गए। वो आदमी अभी भी मेरे साथ था। अस्पताल जाकर हमने आशा को भर्ती कराया। आशा करीबन 10 से 12 घंटे तक बेहोश थी। उस आदमी ने मेरी बहुत मदद की। उसने अपनी पहचान से मेरे रहने का इंतजाम करवा दिया। उस पुराने घर से मेरा सामान हटाया। होश में आने के बाद मैंने आशा को उस हादसे के बारे में बताया। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि उस घटना के वक्त हमारी बेटी हमारे साथ नहीं थी, और दूसरी खुशी की बात यह थी कि आशा सही सलामत थी। बाकी लोगों की तरह उसके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ था। सब हालात ठीक होने के बाद उस मकान मालिक के बेटे ने मुझे बताया कि उसके पास जो भस्म था उसी के कारण उसके पिताजी इतने साल तक जिंदा थे। भले ही वो कोमा में थे, लेकिन उसी भस्म के कारण वो सांस ले रहे थे। मैं तो हर बार बस ये सोच रहा था कि अगर वो आदमी वक्त पर वहां नहीं आया होता तो न जाने हमारे साथ क्या से क्या हो जाता। उस घटना के बाद, उस हादसे के बाद, वो सब कुछ देखने और सहने के बाद मैं कभी भी उस घर या उस गली के पास तक नहीं गया। उसके बाद कभी नहीं। तो दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी जो आपको हॉरर पॉडकास्ट चैनल के ऑनर शिवराज जी ने सुनाई। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बिल्कुल असली और बहुत ही रहस्यमय घटना। अब जो रहस्यमय घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंग्लैंड के कैलेब नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई बिल्कुल असली घटना है। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना उसी शख्स के नज़रिए से सुनाऊंगा जिनके साथ ये घटना हुई थी। मेरा नाम कैलेब है, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरे एक पार्टनर के साथ हुई
एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे साथ साल 1998 में हुई थी। दरअसल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और ये घटना भी मेरे साथ ऑन ड्यूटी ही हुई थी। जिस समय हमारे साथ ये घटना हुई थी उस समय मेरी ड्यूटी एक छोटे से कस्बे में लगी हुई थी। उस कस्बे में आबादी बहुत ही कम थी क्योंकि वहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ चले गए थे। आबादी कम होने की वजह से हमारे पास लोगों की कंप्लेन भी बहुत कम ही आती थी। कभी कोई आदमी शराब पीकर झगड़ा कर लेता था या कहीं कोई छोटी मोटी चोरी हो जाती थी। ऐसे ही कंप्लेन कभी कभार हमारे पास आती थी। कंप्लेन कम आने की वजह से हमारे पास काम बहुत कम रहता था। तो इसी तरह एक बार मैं और मेरा साथी ऑफिसर रात को अपने कस्बे की पेट्रोलिंग कर रहे थे। हम जानते थे कि किसी की भी कंप्लेन कॉल आने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए मैं और मेरे साथी ऑफिसर ने सोचा कि क्यों ना हम टाइम बिताने के लिए झील के किनारे पर जाएं। हमारे कस्बे में एक बड़ी सी झील थी। उस झील से थोड़ी दूरी पर कुछ मकान बने हुए थे, लेकिन उन मकानों में कोई भी नहीं रहता था। वो मकान पूरी तरह से खाली थे। तो मैं और मेरा साथी ऑफिसर अपनी कार से उस झील के किनारे पर चले गए। हम वहीं पर कार खड़ी करके आपस में बातें करने लगे। उस समय रात के 1 बज रहे थे। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र झील के पास वाले एक घर पर पड़ी। मैंने देखा कि उस घर में रोशनी हो रखी थी, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि जब हम लोग कार लेकर वहाँ पर आए थे तब उस घर में अंधेरा था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उस घर में मोमबत्ती जलाई हो। मैंने फ़ौरन ये बात अपने साथी ऑफिसर को बताई तो उसने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर उस घर में कौन है। फिर हम दोनों बिना कोई आवाज़ किए उस घर के पास पहुंच गए। उस घर के पास जाकर हमने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो हमने पाया कि उस घर में 2 मोमबत्तियां जल रही हैं और वहां ज़मीन पर कुछ किताबें और न्यूज़पेपर फैले पड़े हैं। उस घर से हमें किसी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें भी आ रही थीं, लेकिन उस घर में हमको कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब हम उस घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगे तब हमें पता चला कि उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन उस घर की खिड़कियां खुली हुई थीं, इसलिए हम दोनों उस खिड़की से कूदकर घर के अंदर चले गए। जब हम उस घर के अंदर गए तब हमने देखा कि वो घर धूल मिट्टी से ढका हुआ था। वहाँ इतनी धूल थी कि हमारे चलने से भी फर्श पर जूतों के निशान छप जा रहे थे। पर बहुत ही हैरानी की बात थी कि हमारे जूतों के निशान के अलावा वहाँ पर और किसी के पैरों के निशान नहीं थे। हम सोच रहे थे कि अगर किसी ने यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई हैं तो आखिर उसके पैरों के निशान फर्श पर क्यों नहीं हैं। फिर जब हमने फर्श पर पड़े उन न्यूज़पेपर को उठाकर देखा तब हमें पता चला कि वो सभी न्यूज़पेपर साल 1930 के हैं। साथ ही वहाँ फर्श पर पड़ी किताबें भी किताबें नहीं बल्कि डायरियाँ थीं। उन डायरियों पर भी कुछ लिखा हुआ था। जब हमने उन डायरियों को उठाकर देखा तब हमने पाया कि उनमें लिखा हुआ था, साइमन मेरे सर से बाहर निकल जाओ वरना मैं हम दोनों को मार डालूंगा। वहाँ पड़ी सभी डायरियों में बस यही लिखा हुआ था। साथ ही जब हमने उस कमरे को ध्यान से देखा तब हमें पता चला कि उस कमरे की सभी दीवारों पर भी लाल रंग से यही लिखा हुआ था, साइमन मेरे सर से बाहर निकल जाओ वरना मैं हम दोनों को मार डालूंगा। ये सब देखते ही हम दोनों ऑफिसर समझ गए थे कि हमारा सामना किसी दिमागी रूप से बीमार इंसान से या फिर किसी सनकी से हुआ है। फिर तुरंत ही हमने अपनी गन निकाल ली और फिर हमने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि यहाँ पर जो कोई भी है चुपचाप बाहर आ जाओ, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम वादा करते हैं हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हमारे इतना बोलते ही बगल वाले कमरे से किसी के हिलने डुलने और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारी बात सुनकर डर गया हो। फिर हम जल्दी से भागकर बगल वाले कमरे में चले गए और तब हमने देखा कि उस कमरे की खिड़की के पास एक आदमी खड़ा है। अंधेरे की वजह से हम उस आदमी को सही से देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन हम इतना तो समझ गए थे कि ये वही आदमी है जिसने उस घर में मोमबत्तियाँ जलाई हैं। फिर उस आदमी को देखते ही हमने उस पर अपनी गन तान दी और हमने उससे चिल्लाते हुए कहा कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना। हमारी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही वो आदमी बहुत तेज़ी से
खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। हमने भी उस आदमी पर गोलियां नहीं चलाईं क्योंकि हमें लगा कि हम भागकर उसे पकड़ लेंगे। फिर हम भी फौरन ही खिड़की से कूदकर उस आदमी के पीछे भागने लगे। वो आदमी भागता हुआ झील की तरफ जा रहा था। हम भी बहुत तेजी से उस आदमी का पीछा कर रहे थे। तभी भागते भागते अचानक वो आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़मीन पर गिरकर वो आदमी गायब हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, वो आदमी हमारे सामने ज़मीन पर गिरा और गिरते ही गायब हो गया। ये देखकर मैं और मेरा साथी ऑफिसर हम दोनों बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। ये सब देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो आदमी हाड़ मांस का नहीं बल्कि हवा का बना हो। फिर हम दोनों भागकर उस जगह पहुंच गए जिस जगह पर वो आदमी गिरा था। एक बार की तो हमें लगा कि शायद वो आदमी भागकर वहां आसपास कहीं छुप गया होगा, लेकिन ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वहां आसपास खुला मैदान था। अगर वहां से भागकर कोई कहीं जाता तो हम उसको साफ साफ देख सकते थे, लेकिन वो आदमी हमारे सामने ही गायब हो गया था। उस आदमी को गायब होते मेरे साथी ने भी देखा था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि ये हमारी नज़रों का धोखा हो। ये बात बहुत ही अजीब थी। पर फिर हमने पुलिस हेडक्वार्टर को खबर करके डॉग स्क्वाड यानी कि खोजी कुत्तों की एक यूनिट को भी उस जगह पर बुला लिया। खोजी कुत्ते जब उस घर पे पहुंचे तब उन्होंने उस आदमी की गंध ली। फिर खोजी कुत्ते उस रास्ते पर जाने लगे जिस रास्ते से वो आदमी भागा था। फिर खोजी कुत्ते उस जगह पर जाकर बैठ गए जहां पर वो आदमी गायब हुआ था। ये देखकर हम सभी पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल हैरान रह गए थे क्योंकि खोजी कुत्तों को उस आदमी की गंध उसी जगह तक मिली थी जहां पर वो आदमी गिरकर गायब हुआ था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी उस जगह पर गिरा और गिरते ही इस दुनिया से उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। ये देखकर मैं और मेरा साथी ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। फिर हम दोबारा से उस घर गए जहाँ पर हमने जलती हुई मोमबत्तियाँ और न्यूज़पेपर पाए थे। पर उस घर में पहुँचते ही हम ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गए कि अब उस घर से वो दोनों जलती हुई मोमबत्तियाँ, साल 1930 के न्यूज़पेपर और वहाँ पड़ी सभी डायरियाँ गायब हो चुके हैं। ये होना भी बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि खोजी कुत्तों के आते ही उस घर के बाहर भी पुलिस का पहरा लगा हुआ था और वैसे भी उस घर की धूल भरी फर्श पर किसी और इंसान के पैरों के निशान थे भी नहीं, जबकि वहाँ फर्श पर अभी भी मेरे और मेरे साथी ऑफिसर के पैरों के निशान मौजूद थे। इसके अलावा उस घर की दीवारों पर अभी भी वो बात लिखी हुई थी, साइमन मेरे सर से बाहर निकल जाओ वरना मैं हम दोनों को मार डालूंगा। जब हमने पास जाकर दीवार पर लिखी उन लाइंस को देखा तब हमें पता चला कि वो दीवार पर लिखी लाइंस किसी लाल रंग से नहीं बल्कि खून से लिखी हुई थीं। ये सब देखकर हम समझ गए थे कि हमारा सामना किसी जिंदा इंसान से नहीं बल्कि किसी पैरानॉर्मल एंटिटी से हुआ है। इसके बाद हम लोग उस घर से चले गए। इस घटना के बाद कई दिनों तक मुझे रात को बहुत ही डरावने सपने आते रहे। सपने में मैं देखता था कि एक आदमी जैसा दिखने वाला काला साया मेरा सर काट के धड़ से अलग कर रहा है। सर कटते ही हर बार मेरी नींद खुल जाती थी। एक ही सपना मुझे बार बार आता रहता था। ये डरावने सपने वाली बात जब मैंने अपने साथी ऑफिसर को बताई तब मेरी बात सुनकर वो बहुत डर गया। तब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, मेरी बात सुनकर तुम डर क्यों गए? तब उसने मुझे बताया कि उस घटना के बाद से ही उसको भी बिल्कुल ऐसे ही सपने आ रहे हैं। ये बात सुनकर मैं भी बहुत हैरान रह गया था। आखिर एक ही सपना दो लोगों को कैसे आ सकता है, वो भी बार बार। खैर फिर कुछ दिनों के बाद मुझे वो डरावने सपने आना बंद हो गए। पुलिस की जॉब के मेरे पूरे करियर में मेरे साथ घटी ये अब तक की सबसे अजीब और भयानक घटना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अभी आपने जो स्टोरी सुनी है ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये बिल्कुल रियल घटना है और इसको जैकरी नॉवेल्स नाम के रिसर्चर और राइटर ने अपनी किताब में ऐड किया था। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्ट्री स्टोरीज़ की किताबें चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर अपना व्हाट्सएप का नंबर देकर किताबों की PDF फाइलें दे दूँगा। ये किताबें बिल्कुल फ्री हैं, इनका मैं
कोई भी चार्ज नहीं लूँगा और ना ही आपको किसी और को इसका कोई चार्ज देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि दोनों स्टोरीज़ के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हॉरर पॉडकास्ट चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।